ये टीचिंग एप्टीट्यूड का लास्ट टॉपिक है। मूल्यांकन प्रणाली। लास्ट टॉपिक टीचिंग एप्टीट्यूड। मूल्यांकन का अर्थ। मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ निर्णय प्रदान करना है। आधुनिक समय में परंपरागत जांच और परीक्षा के स्थान पर नए नए शब्द मूल्यांकन को काम में लिया जा रहा है। मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। महात्मा गांधी ने कहा है कि विद्यार्थी का मूल्यांकन शिक्षक द्वारा हो। कोठारी आयोग के अनुसार मूल्यांकन एक निरंतर प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक एकीकृत भाग है और शैक्षिक उद्देश्यों से पूरी तरह संबंधित है। यह विद्यार्थी की अध्ययन आदतों और शिक्षक की निर्देशन विधि पर अत्यधिक प्रभाव डालता है और इस प्रकार न केवल शैक्षिक उपलब्धियों अपितु इनके सुधार में भी सहायता करता है। J.W. रायस्टोन के अनुसार मूल्यांकन एक नवीन शब्दावली है जो मापन या मापक के व्यापक स्वरूप को परिभाषित करता है। परंपरागत मूल्यांकन में विद्यार्थी के केवल शैक्षणिक पक्ष को शामिल किया जाता था, लेकिन शिक्षा के बदलते परिवेश में आधुनिक मूल्यांकन विद्यार्थी के सभी पक्षों शैक्षणिक, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, बौद्धिक, चिंतन प्रक्रिया, व्यक्तित्व को खुद में समाहित किए हुए है। साथ ही पाठ्यक्रम के विभिन्न उद्देश्यों के व्यापक स्तर को भी मापने का प्रयास करता है। परंपरागत मूल्यांकन के जनक J.S. राइस थे। आधुनिक मूल्यांकन के जनक B.S. ब्लूम माने जाते हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया का महत्व। सतत प्रक्रिया। शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य निरंतर कराया जाता है, अतः यह ज्ञात करने के लिए कि विद्यार्थियों को अधिगम अनुभव प्राप्त हुए हैं या नहीं, मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। व्यापक प्रक्रिया। व्यवहार की दृष्टि से देखें तो मूल्यांकन द्वारा विद्यार्थियों के व्यवहार के तीनों पक्षों ज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक में हुए परिवर्तनों का मूल्यांकन किया जाता है। सामाजिक प्रक्रिया। शिक्षा से समस्त उद्देश्यों की प्राप्ति समाज की आकांक्षा, आदर्श एवं आवश्यकता के अनुरूप है या नहीं, यह ज्ञात करने के लिए मूल्यांकन एक आवश्यक प्रक्रिया है। उद्देश्य निष्ठा। पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हो पाई है और जो उपलब्धि प्राप्त हुई है उसका स्तर कैसा है। आगामी शिक्षण का स्वरूप इन्हीं परिणामों पर निर्भर करता है। निर्माणात्मक रचनात्मक प्रक्रिया। मूल्यांकन ही शिक्षा विधियों, शिक्षक द्वारा निर्धारित किए गए उद्देश्यों की प्राप्ति व विद्यार्थियों द्वारा अधिगम की प्रभावशीलता आदि के विषय में हमें सही निर्णय लेने के योग्य बनाता है। मूल्यांकन एक निर्माणात्मक प्रक्रिया है। विद्यार्थी केंद्रित प्रक्रिया। मूल्यांकन द्वारा ही यह ज्ञात करते हैं कि विद्यार्थियों में पूर्व निर्धारित उद्देश्यों के अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन हुआ है या नहीं, इसलिए मूल्यांकन को विद्यार्थी केंद्रित माना जाता है। सहकारी सहभागी निर्णय। पहले शिक्षक ही विद्यार्थी का मूल्यांकन करके कोई निर्णय लेता था जो विश्वसनीय नहीं था, किंतु अब मूल्यांकन प्रक्रिया में शिक्षक को अतिरिक्त विद्यार्थी के मित्र, अभिभावक व अन्य शिक्षकों को सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार विद्यार्थी के मूल्यांकन में उसके सभी पक्षों पर बातचीत करके ही अंतिम निर्णय लिया जाता है। यह प्रक्रिया पूर्वाग्रह से मुक्त होती है। मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान। शैक्षिक उद्देश्यों का चयन। उद्देश्यों के अव्यवहारगत परिवर्तन के रूप में लिखना। अधिगम परिस्थितियों की पहचान, परीक्षणों का चुनाव, प्रविधि का प्रयोग एवं प्रमाणों का लेखा, प्राप्त प्रमाणों की व्याख्या। मूल्यांकन के उद्देश्य। शैक्षणिक उन्नति में सहायक, कुशल मार्गदर्शन की प्राप्ति, पाठ्यक्रम में संशोधन, विद्यार्थियों का वर्गीकरण, भविष्यवाणी करना, निदान, अनुदेशन को प्रभावी बनाना।
ये हो गया। विद्यार्थियों का वर्गीकरण, भविष्यवाणी करना, निदान, अनुदेशन को प्रभावी बनाना। मूल्यांकन की विशेषताएं। मूल्यांकन की विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता है विश्वसनीयता। शिक्षक शिक्षक किसी विद्यार्थी की उत्तर पुस्तिका की जांच करता है और जांच के बाद अंक देता है, तो यदि उसी उत्तर पुस्तिका को पुनः कितनी बार जांच क्यों न की जाए, पहले आए अंकों में और दोबारा दिए अंकों में अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। वैधता। इसके अंतर्गत दो विशेषताओं को शामिल किया गया। मूल्यांकन पत्र निर्धारित किए गए पाठ्यक्रमों के आधार पर ही बनाया जाना चाहिए। परीक्षा जिस विषय की हो उससे संबंधित प्रश्न ही पूछे जाने चाहिए। विभेदीकरण। मूल्यांकन पत्र पेपर का निर्माण करते समय यह ध्यान रखा जाए कि पेपर तीनों स्तरों प्रतिभाशाली, औसत, मंदबुद्धि के विद्यार्थियों के अनुकूल हो। साथ ही विद्यार्थियों को मूल्यांकन प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, यानी मूल्यांकन में न्याय संगतता की विशेषता भी होनी चाहिए। समग्रता। प्रश्न पत्र के लिए जो भी पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है उसके संपूर्ण भागों से प्रश्नों को सम्मिलित किया जाना चाहिए, तभी विद्यार्थियों की मानसिक एवं बौद्धिक योग्यता का पता लगाया जा सकता है। उद्देश्य निष्ठा। प्रश्न पत्र तैयार करते समय निश्चित उद्देश्यों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि विद्यार्थी और प्रश्न पत्र तैयार करने वाली टीम संस्था दोनों ही अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। उदाहरण के लिए सी-टेट के पेपर में से विद्यार्थी शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करके अपने उद्देश्यों को पूरा करता है। दूसरी ओर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा हेतु कुशल विद्यार्थियों का चयन करके अपना उद्देश्य पूरा करता है। वस्तुनिष्ठता। प्रश्न पत्र में बहुवैकल्पिक तथा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को शामिल किया जाना चाहिए। उत्तर पुस्तिका की जांच करते समय शिक्षक के व्यक्तिगत संवेदों व पूर्वाग्रह का प्रभाव विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिका पर नहीं पड़ना चाहिए। मानकता। प्रश्न पत्र पर एक निश्चित मानक पत्र आधारित हो, जैसे उत्तीर्ण पास होने के लिए 33% अंक की तथा प्रथम श्रेणी के लिए 60% अंक की अनिवार्यता। व्यवहारिकता। मूल्यांकन प्रक्रिया सुविधाजनक व व्यवहारिक होनी चाहिए। प्रश्न पत्र ऐसे हों जिसमें समय व धन की बचत हो। साथ ही प्रश्न पत्र की गुणवत्ता, कागज स्वरूप का भी ध्यान रखा जाए। इस प्रकार मूल्यांकन की मितव्ययिता को भी महत्व देना चाहिए। मूल्यांकन के प्रकार। अधिगम को प्रभावी व उद्देश्यपूर्ण बनाने हेतु शिक्षण प्रक्रिया मूल्यांकन की काफी महत्व दिया गया है। वर्तमान समय में शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत न केवल विद्यार्थी के मूल्यांकन पर जोर दिया गया, बल्कि शिक्षण मूल्यांकन को भी प्रभावी माना जा रहा है। इसी आधार पर इन दोनों मूल्यांकनों का उल्लेख नीचे दिया गया है। विद्यार्थी मूल्यांकन। परिणामात्मक मूल्यांकन और गुणात्मक मूल्यांकन। परिणामात्मक मूल्यांकन 3 प्रकार से है और गुणात्मक मूल्यांकन यहाँ 5 है। तो परिणामात्मक मूल्यांकन में मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा और प्रायोगिक परीक्षा होती है। वहीं पे गुणात्मक मूल्यांकन में जांच, सूची, स्तर माप, अवलोकन, घटनावृत्ति, व्यक्ति अध्ययन होता है। और फिर इसमें परिणामात्मक मूल्यांकन में हम अंत में निबंधात्मक परीक्षा, अति लघु उत्तरात्मक परीक्षा, लघु उत्तरात्मक परीक्षा और वस्तुनिष्ठ परीक्षा भी देखते हैं। परिणामात्मक मूल्यांकन। अन्य विद्यार्थी मूल्यांकनों की तुलना में यह अधिक उपयोगी, विश्वसनीय व वैध है। मौखिक परीक्षा और लिखित परीक्षा इसके महत्वपूर्ण अंग है। मौखिक परीक्षा। इस परीक्षा का उद्देश्य विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान की जांच करना, साथ ही अभिव्यक्ति व क्रियाशीलता की भी जांच करना होता है।
मौखिक परीक्षा का प्रयोग सर्वप्रथम औपचारिक रूप से क्लेडाइड्स ने किया था। यूनानी दार्शनिक सुकरात ने इस परीक्षा प्रणाली को लोकप्रिय बनाया। कक्षा में प्रश्नोत्तर करके शिक्षक यह ज्ञात करते हैं कि विद्यार्थी मानसिक रूप से सक्रिय है या नहीं। यह परीक्षा प्रणाली भारतीय संस्कृति में वैदिक काल से ही विद्यमान है। प्राचीन काल में गुरुकुल में ऋषि मुनि या गुरु अपने शिष्यों अथवा विद्यार्थियों को मौखिक शिक्षा के माध्यम से ही पढ़ाते थे। वर्तमान समय में साक्षात्कार आदि रूपों में मौखिक परीक्षा का संचालन किया जा रहा है। लिखित परीक्षा। आधुनिक समय में लिखित परीक्षा परिणामात्मक मूल्यांकन का महत्वपूर्ण अंग है, जिसमें लेखन के माध्यम से विद्यार्थियों के ज्ञान और अनुभव को जांचा जाता है। इसके अंतर्गत निबंधात्मक, वस्तुनिष्ठ, लघु उत्तरीय एवं अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। निबंधात्मक परीक्षा। शिक्षा के वर्तमान परिदृश्य में लिखित परीक्षा के रूपों में लिखित परीक्षा के रूपों में निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली की महती भूमिका है। जिस परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर विद्यार्थियों को विस्तृत रूप से देना होता है, उसे निबंधात्मक परीक्षा कहते हैं। इस परीक्षा के माध्यम से विद्यार्थी की राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक परिवेश से संबंधित अभिरुचियों की जांच की जाती है। निबंधात्मक परीक्षा के गुण निम्नलिखित हैं। मौलिकता का विकास, बच्चों में विचार अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास होना, भाषा शैली व लेखन शैली का विकास होना। निबंधात्मक परीक्षा के दोष निम्नलिखित है। वैधता व विश्वसनीयता का अभाव, निष्पक्षता का अभाव, शिक्षक के व्यक्तिगत संवेगों व पूर्वाग्रह के प्रभाव व उत्तर पुस्तिका पर पड़ता है। यह परीक्षा प्रणाली रटने की प्रवृत्ति को बढ़ाती है। इसमें व्यक्तिगत विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया जाता। इस परीक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को कक्षा में उत्तीर्ण करवाना है, ना कि उनमें मानसिक शक्तियों का विकास करना। वस्तुनिष्ठ परीक्षा। आधुनिक शैक्षणिक परिदृश्य में निम्नलिखित परीक्षा के एक नए रूप की उत्पत्ति हुई है, जो परंपरागत परीक्षा का निबंधात्मक परीक्षा के ठीक विपरीत है। इस नवीन परीक्षा प्रणाली को वस्तुनिष्ठ परीक्षा कहा जाता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा के अंतर्गत निम्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना, एकांतर अनुक्रिया या सही या गलत वाले प्रश्न, विजातीय प्रश्न, 4 विकल्पों में से 3 विकल्प समान होते हैं। सजातीय प्रश्न, पहले विकल्प का संबंध दूसरे से होता है। मिलान पद। वस्तुनिष्ठ परीक्षा के गुण निम्नलिखित हैं। वैधता व विश्वसनीयता पाई जाती है, निष्पक्षता पाई जाती है, रटने की प्रवृत्ति का विरोध, विद्यार्थी की मानसिक शक्ति का विकास, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को महत्व दिया जाता है, विषय वस्तु के संपूर्ण ज्ञान को महत्व दिया जाता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा के दोष निम्नलिखित हैं। अनुमान के आधार पर उत्तर दिए जा सकते हैं, विद्यार्थी में नकल करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है, मौलिकता की क्षमता का विकास ना होना, भाषा अभिव्यक्ति व लेखन क्षमता का विकास ना होना। प्रायोगिक परीक्षा। प्रायोगिक परीक्षा उस परीक्षा को कहते हैं जिसमें प्रश्नों के उत्तर विद्यार्थियों द्वारा दिए गए प्रयोगों के आधार पर दिए जाते हैं। यह परीक्षा परिणामात्मक मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण अंग है। इस परीक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों की विषय संबंधी रुचि और जानकारी का मूल्यांकन किया जाता है। इस परीक्षा का प्रयोग विज्ञान, कला, गृह विज्ञान, भूगोल आदि विषयों में किया जाता है। गुणात्मक मूल्यांकन। गुणात्मक मूल्यांकन विद्यार्थियों के मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त होने वाली यह द्वितीय विधि है। इस 5 भागों में विभाजित किया गया है। जांच सूची, क्रम निर्धारण मापनी, अवलोकन, घटनावृत्त, व्यक्ति अध्ययन। गुणात्मक मूल्यांकन। तो सबसे पहले जांच सूची विद्यार्थियों के व्यवहारिक और ज्ञानात्मक पक्ष के अतिरिक्त अन्य पक्षों के मूल्यांकन का एक प्रभावी साधन है। जांच सूची का प्रयोग प्रायः अभिरुचियों, अभिवृत्तियों तथा भावात्मक पक्ष के लिए किया जाता है। क्रम निर्धारण मापनी, रेटिंग स्केल
विद्यार्थियों का उनकी योग्यता के अनुसार गुणात्मक विवरण प्रस्तुत करना। इसका प्रयोग उच्च कक्षा के विद्यार्थियों के लिए किया जाता है। अवलोकन किसी व्यक्ति या समूह के व्यवहार के कुछ निश्चित व वस्तुनिष्ठ रूपों की उपस्थिति या अनुपस्थिति को दर्ज करना ही अवलोकन है। इसका प्रयोग छोटी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए किया जाता है। घटनावृत्त विद्यार्थियों के जीवन के सार्थक घटनाओं का वर्णन व विवरण इसे विद्यार्थियों से संबंधित वास्तविक रिकॉर्ड भी करते हैं। व्यक्ति अध्ययन इसमें किसी व्यक्ति, संस्था अथवा समुदाय के सर्वांगीण अध्ययन या विश्लेषण किया जाता है। इस अध्ययन में शिक्षक की भूमिका विद्यार्थियों की समस्या से परिचित कराना है। इसके अंतर्गत मूल्यांकन का उपचार एवं निदान दोनों प्रक्रियाएं सम्मिलित है। समस्याओं के कारण को ज्ञात करना, उसको दूर करना। छोटी कक्षाओं के विद्यार्थियों पर इस मूल्यांकन विधि का अधिक प्रयोग किया जाता है। शिक्षक मूल्यांकन विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने हेतु विद्यार्थियों के मूल्यांकन के साथ साथ शिक्षकों का भी मूल्यांकन होना चाहिए। परंपरागत तरीके से शिक्षण कार्य करा रहे हैं शिक्षक आधुनिक काल की आवश्यकता अनुसार खुद को उस माहौल में स्थापित नहीं कर पा रहे हैं जिस कारण वे पाठ्यक्रम को पूर्ण समग्रता से नहीं पढ़ा पा रहे हैं। शिक्षक मूल्यांकन के उद्देश्य है शिक्षक को शिक्षण कार्य के प्रति गंभीर व निष्ठावान बनाना, शिक्षकों द्वारा प्रयुक्त नई विधियों व प्रयोगों को प्रोत्साहन देना, शिक्षकों के गुण में सुधार, क्षेत्रों को और विस्तृत करना, शिक्षक मूल्यांकन के आधार शिक्षकों द्वारा पढ़ाए जाने वाले विद्यार्थियों के परीक्षा फल का निर्धारण, स्वयं क्रम निर्धारण, विद्यार्थियों द्वारा शिक्षक के कार्यक्रम निर्धारण, साथी शिक्षकों द्वारा मूल्यांकन क्रम निर्धारण, निरीक्षकों द्वारा मूल्यांकन क्रम निर्धारण, प्रधानाचार्य द्वारा मूल्यांकन क्रम निर्धारण, शिक्षा बोर्ड द्वारा मूल्यांकन क्रम निर्धारण, समुदाय द्वारा मूल्यांकन क्रम निर्धारण। शिक्षक के उत्तरदायित्व शिक्षक का मौलिक कर्तव्य या कार्य विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को सही दिशा निर्देश देकर उनकी क्षमता के अनुसार बौद्धिक, चारित्रिक, शारीरिक व भावनात्मक विकास करने के लिए उन्हें प्रेरित करना है ताकि वह समाज के उपयोगी सदस्य बन सके। शिक्षक के उत्तरदायित्व निम्नलिखित है। विद्यार्थियों के चारित्रिक विकास, पाठ्यक्रम का विकास एवं संचालन, प्रभावशाली शिक्षण अधिगम, कक्षा प्रबंधन का ध्यान रखना, विद्यार्थियों के कार्यों का मूल्यांकन, व्यवसाय संबंधी मार्गदर्शन, प्रभावी सामाजिक संबंध, संपूर्ण विद्यालय कार्य साधकता का ध्यान रखना, विद्यार्थियों का सार्वजनिक परीक्षा परिणाम। मूल्यांकन के अन्य प्रकार। निर्माणात्मक, रचनात्मक मूल्यांकन। रचनात्मक मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया का वह अभिन्न अंग है जो विद्यार्थियों की सहभागिता, प्रश्नोत्तर व चर्चा पर बल देता है। यह शिक्षक द्वारा मूल्यांकन के साथ साथ स्वमूल्यांकन व सहपाठीय मूल्यांकन की भूमिका को भी प्रकाश में लाता है। शोध द्वारा यह सिद्ध हो चुका है कि जब विद्यार्थी सहभागिता करते हैं और स्वयं अपने काम की स्वामित्व को संभालते हैं तो अधिगम के प्रति उनकी जिज्ञासा बढ़ जाती है। यह मूल्यांकन विद्यार्थियों के अधिगम निष्पादन में त्वरण लाने का कार्य भी करती है। रचनात्मक मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह है कि अधिगम को यह सुखद अनुभूति बना देती है क्योंकि विद्यार्थी की सहभागिता उसकी सीखने की ललक को ही नहीं बढ़ाती अपितु अनजाने में मूल्यांकन की विधियों को भी प्रभावित करती है। यह मूल्यांकन अन्य मूल्यांकन की तुलना में अधिक विश्वसनीय है। संकलनात्मक मूल्यांकन। संकलनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य यह पता करना होता है कि एक विशेष अवधि पूरा होने पर शैक्षिक उद्देश्यों को किस मात्रा में पूरा कर लिया गया है। यह मूल्यांकन कोर्स का ग्रेड देने या
यह प्रमाणित करने के लिए होता है कि यह विशेष कार्यक्रम के पश्चात विद्यार्थी ने निर्धारित अधिगम उद्देश्यों को कितने अच्छी तरह से पूरा कर लिया है। इस मूल्यांकन के लिए बाह्य परीक्षाएं भी होती है और शिक्षक द्वारा निर्मित परीक्षण रेटिंग स्केल आदि का प्रयोग भी किया जाता है। यद्यपि इसका प्रमुख उद्देश्य ग्रेड श्रेणीकरण देना ही है, परंतु इस कोर्स के उद्देश्यों की उपयुक्तता की परख के साथ साथ अध्यापन प्रभाविता के बारे में निर्णय लेने में भी सहायक सूचना मिलती है। मानक संदर्भित मूल्यांकन। यह मूल्यांकन विधि पारंपरिक कक्षा आधारित है। इसमें कुछ सामान्य प्रश्नों के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। इसमें एक विशेष वर्ग के उपलब्धियों को ध्यान में रखकर परीक्षा परिणाम की समुचित व्यवस्था की जाती है। यह वर्ग एक मानक वर्ग होता है जिसके संदर्भ में परिणाम को देखा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह देखना होता है कि कोई विद्यार्थी कक्षा के अन्य विद्यार्थियों की तुलना में कितना आगे या पीछे है। निकष संदर्भित मूल्यांकन। इस मूल्यांकन में विद्यार्थियों की योग्यता का मापन किसी विशेष कसौटी अथवा निकष के संदर्भ में किया जाता है। यदि किसी कॉलेज में प्रवेश के लिए कोई कट ऑफ पॉइंट निर्धारित किया गया है तो प्रवेश हेतु सिर्फ उन्हीं विद्यार्थियों को योग्य समझा जाएगा जिसके प्राप्तांक इस कट ऑफ पॉइंट के बराबर या उससे अधिक होंगे। इस मूल्यांकन से एक विद्यार्थी की अन्य विद्यार्थियों से अनावश्यक तुलना समाप्त हो जाती है। यह मूल्यांकन विधि प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम अधिकतम स्तर पर और पूर्ण अधिगम की संकल्पना की ओर ले जाती है। उपयुक्त दोनों प्रकार के मूल्यांकन का शैक्षिक अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्थान है। इस मूल्यांकन में संकलनात्मक परीक्षणों के आधार पर एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों के निष्पादन व्यवहार को उसमें अभिव्यक्त कल्याणकारी अथवा सुस्थित जीवन शैली के संदर्भ में व्याख्यायित करता है। निर्माणात्मक और संकलनात्मक मूल्यांकन में अंतर। निर्माणात्मक और ये संकलनात्मक। जहाँ निर्माणात्मक मूल्यांकन का प्रभाव कार्यक्रम को बनाने वाले और उसे विकसित करने वाले पर पड़ता है, वहीं संकलनात्मक मूल्यांकन का प्रभाव शैक्षिक कार्यक्रम के उपभोक्ता पर पड़ता है। निर्माणात्मक मूल्यांकन विकासोन्मुखी होता है, निर्णयात्मक नहीं। संकलनात्मक मूल्यांकन निर्णयात्मक होता है। प्रश्नोत्तर और चर्चा करना। कक्षा में विद्यार्थी और अध्यापक निर्माणात्मक मूल्यांकन की श्रेणी में आता है। इसमें ग्रेडिंग का प्रयोग नहीं होता है। यह संकलनात्मक जो है मानक आधारित मूल्यांकन होता है, इसमें ग्रेडिंग होता है। निर्माणात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य यह निश्चित करना होता है कि विद्यार्थी ने किस सामग्री को पूर्ण अधिकार कर लिया है, और संकलनात्मक का मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य ग्रेड देना होता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन। सतत और व्यापक मूल्यांकन। सतत और व्यापक मूल्यांकन सीसीई का अर्थ विद्यार्थियों की विद्यालय आधारित मूल्यांकन प्रणाली से है, जिसमें उनके विकास के सभी पक्ष शामिल रहते हैं। एक बच्चे की विकास प्रक्रिया है जिसमें दोहरे उद्देश्यों पर बल दिया जाता है। ये उद्देश्य एक और मूल्यांकन में निरंतरता और व्यापकता के रूप में सीखने के मूल्यांकन पर तथा दूसरी ओर व्यवहार के परिणामों पर आधारित है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिगम आरटीआई अधिनियम 2009 के अनुसार सीसीई के प्रत्येक बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक लागू किया जाए। अतः आरटीआई अधिनियम को इसकी मूल भावना में क्रियान्वित करने के लिए सतत और समग्र मूल्यांकन एक अनिवार्य आवश्यकता है। यहाँ निरंतरता का अर्थ इस पर बल देता है कि विद्यार्थियों की वृद्धि और विकास के अभिज्ञात पक्षों का मूल्यांकन एक बार के कार्यक्रम के बजाय निरंतर प्रक्रिया है, जिससे संपूर्ण अध्यापन अधिगम प्रक्रिया
में निर्मित किया गया है और यह शैक्षिक सत्र की पूरी अवधि में फैली हुई है। इसका अर्थ है मूल्यांकन की नियमितता, अधिगम अंतरालों का निदान, सुधारात्मक उपायों का उपयोग और स्वयं मूल्यांकन के लिए अध्यापकों और विद्यार्थियों के साक्ष्य का फीडबैक। दूसरा पद व्यापक का अर्थ है शैक्षिक और सह-शैक्षिक पक्षों को शामिल करते हुए विद्यार्थियों की वृद्धि और विकास को परखने की योजना। चूँकि क्षमताएं, मनोवृत्तियां और सोच अपने आप को लिखित शब्दों के अलावा अन्य रूपों में प्रकट करती है, इसलिए यह पद अनेक साधनों और तकनीकों के अनुप्रयोग को संदर्भित करता है। परीक्षणकारी और गैर परीक्षणकारी दोनों अनुप्रयोग को संदर्भित करता है और यह सीखने के क्षेत्रों में विद्यार्थी के विकास के मूल्यांकन पर लक्षित है, जैसे ज्ञान, समझ, व्याख्या, अनुप्रयोग, विश्लेषण, मूल्यांकन, सृजनात्मकता। सतत मूल्यांकन के समय समय पर बच्चे की उपलब्धि अध्यापकों और माता पिता की जागरूकता लाने में मदद करती है। वे आने वाली गिरावट के संभावित कारणों पर विचार कर सकते हैं और अनुदेश के उपचारात्मक उपाय कर सकते हैं। कहाँ अधिक बल देने की आवश्यकता है? कई बार कुछ व्यक्तिगत कारणों से, पारिवारिक समस्याओं या समायोजन की समस्याओं से बच्चे पढ़ाई की उपेक्षा करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी उपलब्धि में अचानक गिरावट आती है। यदि अध्यापक, विद्यार्थी और माता पिता उपलब्धि में इस अचानक आई गिरावट के बारे में जान नहीं पाएंगे और बच्चे द्वारा लंबी अवधि तक पढ़ाई की उपेक्षा जारी रहेगी, तो इसके परिणाम स्वरूप उनकी सीखने की प्रक्रिया व उपलब्धि में अस्थायी कमी आ जाएगी। सीसीई का प्रमुख बल विद्यार्थियों के निरंतर विकास पर है, जिसमें बौद्धिक, भावात्मक, शारीरिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास सुनिश्चित किया गया है। इसलिए यह केवल विद्यार्थी के शैक्षिक उपलब्धि के मूल्यांकन तक सीमित नहीं है। इसमें विद्यार्थी को प्रेरित करने के साधनों के रूप में मूल्यांकन का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि कक्षा में सीखने में सुधार लाने के लिए फीडबैक और अनुवर्तन कार्य की व्यवस्था की जा सके तथा विद्यार्थी की रूपरेखा का एक व्यापक चित्र प्रस्तुत किया जा सके। इसी के आधार पर विद्यालय आधारित सतत और व्यापक मूल्यांकन की संकल्पना का उद्भव हुआ है। सीसीई के उद्देश्य: बोधात्मक, मनोप्रेरक और भावनात्मक कौशलों के विकास में सहायता, सीखने की प्रक्रिया पर बल देना और याद रखने पर बल नहीं देना, मूल्यांकन को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया का अविभाज्य हिस्सा बनाना, नियमित निदान के आधार पर उपचारात्मक अनुदेशों के बाद विद्यार्थियों की उपलब्धि और अध्यापन अधिगम कार्यनीतियों के सुधार के लिए मूल्यांकन का उपयोग करना, मूल्यांकन को निष्पादन के वांछित स्तर बनाए रखने के लिए गुणवत्ता नियंत्रण मुक्ति के रूप में इस्तेमाल करना, सामाजिक उपयोगिता, वांछनीयता या एक कार्यक्रम की प्रभावशीलता का निर्धारण करना और विद्यार्थियों के सीखने की प्रक्रिया और सीखने के परिवेश के बारे में उपयुक्त निर्णय लेना, अध्यापन और अधिगम प्रक्रिया को विद्यार्थी केंद्रित कार्यकलाप बनाना। इस मूल्यांकन के माध्यम से विद्यार्थियों को प्राप्तांकों को ग्रेड से प्रतिस्थापित करना, विद्यार्थियों में परीक्षा के डर को कम करने में सहायता करना। सीसीई की विशेषताएं: सीसीई के निरंतर पक्ष में मूल्यांकन की निरंतरता और आवधिकता पक्षों का ध्यान रखा जाता है। निरंतरता का अर्थ मूल्यांकन की अनेक तकनीकों का अनौपचारिक रूप से उपयोग करते हुए विद्यार्थियों का मूल्यांकन अनुदेशों के आरंभ में, नियोजन मूल्यांकन और अनुदेशात्मक प्रक्रिया के दौरान निर्माणकारी मूल्यांकन करना है। आवधिकता का अर्थ इकाई कार्य अवधि सारांश के अंत में बार बार निष्पादन का मूल्यांकन करना है। सीसीई के व्यापक घटक में बच्चों के व्यक्तिगत के समग्र विकास का मूल्यांकन करने का निर्धारण
का ध्यान रखा जाता है। इसमें विद्यार्थी की वृद्धि के शैक्षिक, संज्ञानात्मक और सह शैक्षिक सह संज्ञानात्मक पक्षों का मूल्यांकन शामिल है। शैक्षिक पक्षों में पाठ्यक्रम के क्षेत्र या विषय विशिष्ट क्षेत्र शामिल हैं, जबकि सह शैक्षिक पक्षों में जीवन कौशल, सब पाठ्यक्रमेतर कार्यकलाप, मनोवृत्ति और मान्यताएं शामिल हैं। शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन निरंतर और आवधिक रूप से मूल्यांकन की अनेक तकनीकों का औपचारिक तथा अनौपचारिक उपयोग करते हुए किया जाता है। नैदानिक मूल्यांकन इकाई कार्य अवधि परीक्षा के अंत में दिया जाता है। कुछ इकाइयों में खराब निष्पादन के कारणों का निदान करने के लिए नैदानिक परीक्षणों का उपयोग किया जाता है। इसका अनुवर्तन उपयुक्त हस्तक्षेपों और इसके बाद पुनः परीक्षा द्वारा किया जाता है। सह शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन अभिज्ञात मानदंडों के आधार पर अनेक तकनीकों का उपाय करते हुए किया जाता है, जबकि जीवन कौशलों में मूल्यांकन का कार्य मूल्यांकन के संकेतकों और जांच सूचियों के आधार पर किया जाता है। सह शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन अभिज्ञात मानदंडों के आधार पर अनेक तकनीकों के उपाय करते हुए किया जाता है, जबकि जीवन कौशल में मूल्यांकन का कार्य मूल्यांकन के संकेतकों और जांच सूचियों के आधार पर किया जाता है। CCE के कार्य। यह अध्यापक को प्रभावी अध्यापन कार्यनीतियाँ बनाने में सहायता करता है। निरंतर मूल्यांकन से विद्यार्थी के प्रगति विशिष्ट शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों के संदर्भ में संहिता, क्षमता और उपलब्धि और स्तर की नियमित जानकारी में सहायता मिलती है। निरंतर मूल्यांकन से अध्यापक विद्यार्थी की क्षमताओं, कमियों और ज़रूरतों को सुनिश्चित करते हैं। इससे अध्यापकों को तत्काल फीडबैक मिलता है, जो यह निर्णय ले सकते हैं कि एक विशेष इकाई या संकल्पना को पूरी कक्षा को दोबारा पढ़ाने की ज़रूरत है या केवल कुछ ही विद्यार्थियों को उपचारात्मक अनुदेश की आवश्यकता है। निरंतर मूल्यांकन द्वारा बच्चे अपनी क्षमताओं और कमियों को जान सकते हैं। इससे बच्चों को अपने अध्ययन का वास्तविक स्व-मूल्यांकन करने की सहायता मिलती है। इससे उन्हें पढ़ाई की अच्छी आदतें विकसित करने, गलतियों को सुधारने और अपने कार्यकलापों को वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने की ओर निर्देशित करने की प्रेरणा मिलती है। यह अनुदेश के उन क्षेत्रों का निर्धारण करने में विद्यार्थियों की सहायता करता है जिस पर अधिक बल देने की आवश्यकता है। यह विद्यार्थियों के प्राप्त अंकों के ग्रेड से प्रतिस्थापित करता है। वस्तुतः अधिकांशतः प्राप्त अंक अथवा अंक बच्चों में तुलना करते हैं तथा गलत निर्णय को भी पुष्ट करते हैं। उदाहरणतः यदि किसी बच्चे ने 70 अंक प्राप्त किए और किसी ने 77, इसके आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि दोनों की समझ के स्तर में बहुत अंतर होगा, पर अंकों के आधार पर दोनों की श्रेणियों में बहुत ज़्यादा अंतर दिखाई पड़ता है। यह भविष्य में विषयों, पाठ्यक्रमों और करियर संबंधी निर्णय लेने में सहायता देता है। CCE के अनुसार बच्चों के प्रगति का मूल्यांकन वर्ष में 2 से 3 बार प्रत्येक 4 और 6 माह में किया जाना चाहिए। इसके शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों की प्रगति पर सूचना रिपोर्ट प्राप्त होती है और इस प्रकार उनके भावी सफलताओं का अनुमान लगाने में मदद मिलती है। उच्चतर शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली में मूल्यांकन। उच्चतर शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली
पारंपरिक शिक्षक केंद्रित शिक्षा को विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा में बदलने पर जोर देती है। यूजीसी द्वारा निर्धारित विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली में विद्यार्थियों को यूजीसी द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रमों में से कोई भी पाठ्यक्रम चुनने का अवसर प्रदान किया जाता है। इसके तहत विद्यार्थी को वैकल्पिक एवं सॉफ्ट स्किल वाले पाठ्यक्रमों का चुनाव कर सकते हैं और चुने गए पाठ्यक्रमों तथा अपने सुविधानुसार अध्ययन कर सकते हैं। अध्ययन किए गए संपूर्ण पाठ्यक्रम का मूल्यांकन ग्रेड आधार पर किया जाता है। विशेषताएं। उच्चतर शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली के तहत विद्यार्थी अपने क्रेडिट का सही चुनाव कर अपने शैक्षिक क्षमता का स्वयं सतत मूल्यांकन कर सकता है। यदि विद्यार्थी परीक्षा के दौरान बीमार पड़ जाता है तो वह कम पाठ्यक्रमों का अध्ययन कर कम क्रेडिट अर्जित कर सकता है। अगले सेमेस्टर में वह इसकी क्षतिपूर्ति कर सकता है। यह प्रणाली विद्यार्थी केंद्रित होती है तथा सभी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों के लिए समान है। इसमें गैर क्रेडिट पाठ्यक्रम भी उपलब्ध है जिनका अंकन केवल संतोषजनक या असंतोषजनक के रूप में किया जाता है। इस प्रणाली में बेसिक साइंस कोर, इंजीनियरिंग साइंस कोर, मानविकी कोर, डिपार्टमेंट कोर और वैकल्पिक सहित कुल 5 पाठ्यक्रम होते हैं। कार्यप्रणाली। क्रेडिट की संख्या विद्यार्थियों द्वारा अर्जित किए गए ज्ञान का कौशल को दर्शाता है। प्रत्येक पाठ्यक्रम हेतु अर्जित किए गए ग्रेड अंक विद्यार्थियों की उस पाठ्यक्रम में अर्जित प्रवीणता दर्शाते हैं। क्रेडिट का आकलन विद्यार्थी की कक्षा उपस्थिति एवं सतत मूल्यांकन के आधार पर होता है। परीक्षा में प्राप्त अंकों को कक्षा में उपस्थिति से प्राप्त क्रेडिट से गुणा करके सीजीपीए ग्रेड दी जाती है। यह प्रणाली सेमेस्टर क्रेडिट प्रणाली, हस्तांतरण प्रणाली, व्यापक एवं सतत आकलन एवं ग्रेडिंग 10 पॉइंट सिस्टम पर आधारित है। 10 पॉइंट ग्रेडिंग स्केल O, A+, A, B+, B, C, P, S, F, AB। स्केल 10, A+, 9 to 99 और A में 8 to 99, B+ में 7 to 799, B में 6 to 699, 5 to 599, C में पास में 4 to 499, फेल में 0, एपे में एब्सेंट। 10 स्केल वाले आउटस्टैंडिंग, 9 स्केल वाले एक्सीलेंट, ए वाले वेरी गुड, बी पॉजिटिव गुड, बी अबव एवरेज, सी एवरेज, पी पास, एस सैटिस्फैक्टरी, एफ फेल, ए बी एब्सेंट। कंप्यूटर आधारित परीक्षा। कंप्यूटर और इंटरनेट के विकास के साथ कंप्यूटर आधारित परीक्षा का विकल्प कलम और कागज वाली परीक्षा के बदले सामने आया है। कोरोना जैसी महामारी की स्थिति में कंप्यूटर आधारित परीक्षा का व्यापक प्रसार हुआ। कंप्यूटर आधारित परीक्षा कंप्यूटर के साथ आकलन प्रदान करने को दर्शाता है। इस तरह की परीक्षा इंटरनेट या कंप्यूटर एडेड सुविधा का उपयोग करके ऑनलाइन आयोजित की जाती है। प्रायः यह परीक्षा संगठनों द्वारा किसी उम्मीदवार के प्रदर्शन, कौशल या क्षमता का मूल्यांकन विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। बहुविकल्पीय प्रश्न, वर्णनात्मक उत्तर, विश्लेषण आधारित प्रश्नावली आदि जैसी सुविधाओं के एकीकरण के साथ कंप्यूटर आधारित परीक्षा शिक्षकों के मूल्यांकन कार्य को सरल बनाती है। ऑटो ग्रेडिंग और सेक्शन वाइज फीडबैक जैसी अतिरिक्त सुविधाओं की उपलब्धता इसे शैक्षिक संस्थानों के अनुकूल बनाती है। परीक्षा के बड़े पैमाने कंप्यूटर आधारित परीक्षा का लाभ। परीक्षा का बड़े पैमाने पर वितरण। कंप्यूटर आधारित परीक्षा व्यक्तिगत रूप से प्रतीक्षा किए बिना बड़े पैमाने पर मूल्यांकन ऑनलाइन आयोजित करती है। समायोज्य और व्यक्तिगत परीक्षण।
प्रशिक्षक विद्यार्थियों के समूहों के आधार पर प्रश्नों के कठिनाई स्तर को समायोजित कर सकते हैं। वीडियो एप्लीकेशन का उपयोग करके प्रशिक्षक मौखिक मूल्यांकन के लिए विद्यार्थियों से जुड़ सकते हैं। ग्रेडिंग प्रणाली। कंप्यूटर आधारित परीक्षा तत्काल मूल्यांकन करके ग्रेडिंग प्रदर्शित कर देती है। सुव्यवस्थित और सुचारू प्रक्रिया। कंप्यूटर आधारित परीक्षा में प्रश्न पत्र बनाना, प्रश्न पत्र भंडारण, उत्तर पुस्तिकाओं के पुनः प्राप्ति और अंकन आदि प्रक्रियाएं स्वचालित होती हैं। विशेष उम्मीदवारों के लिए ब्रेल और बोर्ड, वॉइस टू टेक्स्ट आदि सुविधाएं दी जाती है। विभिन्न सुरक्षा और प्रॉक्टरिंग सुविधाओं की उपलब्धता यह सुनिश्चित करती है कि परीक्षा पूरी ईमानदारी के साथ हो। छात्र अपनी सुविधा अनुसार परीक्षा स्लॉट चुनकर दूरस्थ परीक्षा दे सकते हैं। शिक्षा पर महान व्यक्तियों के विचार। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा मनुष्य में पहले से विराजमान पूर्णता का आविर्भाव है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार बालक और बालिकाओं दोनों को समान शिक्षा देनी चाहिए। रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा प्रकृति और सामाजिक संदर्भ से दूर ना हो। अरविंद घोष के अनुसार शिक्षा का लक्ष्य मानव व्यक्तित्व के समेकित विकास हेतु अतिमानस सुपरमाइंड का उपयोग करना है। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मानव के शरीर व मस्तिष्क तथा मन के सर्वोत्तम शक्तियों के सम्यक रूप से विकास से है। महात्मा गांधी के अनुसार मेरे विचार से मानव और मानव बनाना ही अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा है। महात्मा गांधी शिक्षा मात्र आत्मोन्नति के लिए होती है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अनुसार वह शिक्षक नहीं जो शिक्षार्थी के दिमाग में तथ्यों को जबरन ठूसे, बल्कि वास्तविक शिक्षक वह है जो उसे आने वाले कल की चुनौतियों के लिए तैयार करे। अरस्तु के अनुसार शिक्षा की जड़ें कड़वी है लेकिन फल बहुत मीठा है। नेल्सन मंडेला के अनुसार ज्ञान वह सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे आप पूरी दुनिया से बदल सकते हैं। ब्रिघम यंग के अनुसार अगर आप एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो आप सिर्फ एक पुरुष को ही शिक्षित करते हैं, लेकिन अगर आप एक स्त्री को शिक्षित करते हैं तो आप एक पूरी पीढ़ी को शिक्षित करते हैं। शिक्षा। एपीजे अब्दुल कलाम के अनुसार शिक्षा वास्तव में सत्य की खोज है। यह ज्ञान और प्रकाश के अंतहीन यात्रा है। अगर शिक्षा के यथार्थ को प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में अपना ले तो दुनिया रहने के लिए बेहतरीन जगह बन जाएगी। एपीजे अब्दुल कलाम के अनुसार हमें शिक्षा प्रणाली को उच्च नैतिक मूल्य से जोड़कर उपयोगी और रोजगारोन्मुख बनाना चाहिए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अनुसार शिक्षा का परिणाम मुक्त रचनात्मक व्यक्ति होना चाहिए जो ऐतिहासिक परिस्थितियों और प्राकृतिक आपदाओं के विरुद्ध लड़ सके।